आज हम चैप्टर 4 जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी छोटी सी क्लास होने वाली है आज, ठीक है, और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो हमने कल काफ़ी कुछ कवर कर लिया था और आज हमें करना है 3 टायर गवर्नमेंट, ठीक है, जो चैप्टर 4 सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। 3 टायर गवर्नमेंट क्या है? Later, the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act 1992 have added a third tier of government, जिसको हमने क्या बोला? लोकल गवर्नमेंट, विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे वर्ल्ड में से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर गवर्नमेंट नहीं एग्जिस्ट करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे नहीं, उनको हो सकता है उनको ज़रूरत ना हो, है ना, उनको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हमें है। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कल्चर्स हैं अलग अलग, राइट। तो इसीलिए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, जिसमें हमने क्या किया? थर्ड टायर गवर्नमेंट ऐड की। पहले हमारे पास क्या थी? सेंटर थी, स्टेट थी, और अब क्या आ गई? लोकल गवर्नमेंट। ये और भी ज़्यादा नीचे लेवल पे यानी कि बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम करती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है 3 टायर गवर्नमेंट किससे रिलेटेड है, सो कब आई थी, मतलब 3 टायर गवर्नमेंट को हमने कब ऐड किया था? 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। सो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ईयर बार बार याद रखना, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस इससे बनते हैं। रिकॉग्निशन टू म्युनिसिपैलिटीज़, जिसको हमने क्या बोला? अर्बन लोकल गवर्नमेंट। म्युनिसिपैलिटीज़ को अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। बाय एडिंग अ न्यू पार्ट, 3 टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज़ इन एवरी स्टेट, ठीक है। हर स्टेट में म्युनिसिपैलिटी तीन टाइप की म्युनिसिपैलिटीज़ ऐड की लोकल लेवल पे, ठीक है। पहली थी नगर पंचायत, ट्रेडिशनल एरियाज़ के लिए, म्युनिसिपल काउंसिल स्मॉलर अर्बन एरियाज़ के लिए, एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लार्जर अर्बन एरियाज़ के लिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो लार्जर अर्बन एरियाज़ के लिए है, ठीक है। म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो स्मॉल अर्बन एरियाज़ के लिए, एंड नगर पंचायत इज फॉर ट्रेडिशनल बोला था मैंने, ट्रांजिशनल एरिया, ठीक है, ट्रांजिशनल एरिया। आगे चलते हैं। अब आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होती है? जो गवर्नमेंट के लिए सहायक सोसाइटीज़ या सहायक बॉडी की तरह काम करती हैं, है ना, उनके काम में थोड़ा सा उनकी सहायता करती है, तो उसको हमने बोला है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो ज़रूरत है ही, है ना। जब भी कोई काम होना होता है या फिर कोई प्लान एग्जीक्यूट करना होता है तो उसके लिए हमें बॉडीज़ बनानी पड़ती हैं। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2011 में। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 2011 में। गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। इसमें 3 चेंजेस किए गए। It made the right to form cooperative society a fundamental right, Article 19 में. It included a DPSPs on promotion of cooperative society, Article 43B में, ठीक है. It added a new part 9B in the Constitution which entitled the cooperative societies, Article 243ZH से 243ZT तक, ठीक है. 3 चेंजेस हमने दे पड़े. पहला कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फंडामेंटल राइट के अंदर आ गया, जो कि था आर्टिकल 19. फिर उसके बाद डीपीएसपीज में प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की गई, आर्टिकल 43B, ठीक है. फिर उसके बाद इसको एक नई चीज़ ऐड की गई 9B में, कॉन्स्टिट्यूशन विच एंटाइटल द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है. ये आर्टिकल क्या था? 243ZH से 243ZT. 243 तो याद रह जाएगा, ZH से लेके ZT तक, ठीक है. ये 3 चीज़ें हमने कवर कर ली. आगे चलते हैं. क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो देश के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, ठीक है. बहुत अलग अलग तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा बुरा ये वो सब कहा, ठीक है, जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या बातें की गई थी. तो सबसे पहली चीज़ जो बोली गई वो ये था कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने बोरो किया है, हमने बनाया नहीं है. पागल है हम, है ना. हमने 2 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नथिंग न्यू एंड ओरिजिनल. बस बोल दिया कि कुछ भी न्यू नहीं है, कुछ ओरिजिनल नहीं है, सब कुछ बोरो कर लिया, है ना. तो डिस्क्राइब्ड इट एज
क्या क्या चीज़ें बोली गई? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, पहली चीज़। अ बैग ऑफ बोरोइंग, कि आपने तो बस जगह जगह से चीज़ें इकट्ठी कर ली, आपका खुद का तो कुछ है नहीं, बैग में भर लिया बस। हॉच पॉच, बहुत सारी क्लटर्ड चीज़ें हैं, हॉच पॉच है, ठीक है, कुछ भी ढंग से डिफाइन नहीं है। पैच वर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कहीं से उठा के कहीं चिपका दिया, वो वाली बात हो गई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब ऐसी ही फालतू की बातें की गई, ठीक है। आगे, दिस क्रिटिसिज्म इज़ अनफेयर एंड इलॉजिकल, ऑब्वियसली, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था, तो ये एक अनफेयर एंड इलॉजिकल बात है, क्रिटिसिज्म है। बिकॉज द फ्रेमर्स मेड नेसेसरी मॉडिफिकेशंस इन फीचर्स बोरोड फ्रॉम अदर कंडीशंस फॉर देयर स्टेबिलिटी एट सेम टाइम देयर फॉल्ट्स, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बना रहे थे, तो हमने बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, समझा, और उनसे हमने क्या लिया? आइडिया लिया। उसके बाद हमने काफ़ी अलग अलग जो ज़रूरी मॉडिफिकेशंस थे वो किए, अपनी कंट्री की स्टेबिलिटी और कंडीशन को देखते हुए, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने बोरो तो नहीं किया, हमने उससे आइडिया लिया, बट बनाया तो हमने खुद ने ना, अपने कंट्री के हिसाब से, अपनी कंट्री के आइडिया को लेके, है ना। अ कार्बन कॉपी ऑफ, सेकेंड थिंग क्या गई? अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, ये भी बोल दिया गया कि ये तो कार्बन कॉपी है। वो एक्ट किसका था? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था, किसी और का थोड़ी था। तो वहाँ से तो हमें लेना ही था, है ना। वहाँ से तो भाई हम चीज़ें लेंगे ही ना, क्योंकि वो भी हमारे हित में ही था। लार्ज नंबर ऑफ द प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। So they called the constitution as a carbon copy of the 1935 act or an amended version of 1935। ये फालतू की चीज़ें इन्होंने कही हैं। तो श्रीनिवास जी ने क्या कहा कि उन्होंने पहले तो ऑब्जर्व की जो बातें कही गई, फिर उन्होंने क्या कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोथ इन लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हमने। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि हिंदी में कैलीग्राफी किसने की थी या इंग्लिश में किसने की थी। ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, कमेंट करके जल्दी से बता दो, ठीक है। एंड सब्सटेंस अ क्लोज कॉपी ऑफ एक्ट ऑफ 1935। सर आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम एक्ट 1935। सेम चीज़ उन्होंने रिपीट कर दी। PR देशमुख ने क्या बोला था? ये थे मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। CA यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 विद ओनली अडल्ट फ्रेंचाइजी एडेड। जो हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की थी, वो हमने ऐड कर दी थी इसमें, ये बोला इन्होंने। अब आते हैं अन इंडियन एंड एंटी इंडियन। कुछ लोगों ने बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है वो अन इंडियन है और एंटी इंडियन है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अन इंडियन एंड एंटी इंडियन बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चीज़ बोली गई। अब देखो, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि ये एंटी इंडियन है, अन इंडियन है, और गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो नहीं करता, ये चीज़ें भी बोली गई। क्यों? अब देखो, इंडिया जो था वो काफ़ी पीछे था, है ना। जो इंडिया का पर्सपेक्टिव बन चुका था वो काफ़ी रूढ़ियों में फंसा हुआ था, और ये चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते कि उस टाइम पे वेस्ट जो था, वेस्टर्न पार्ट जो था वो काफ़ी डेवलप कर रहा था, है ना। उनका जो पर्सपेक्टिव था वो काफ़ी एडवांस था इंडियन से। तो हमें क्या करना था? हमें आगे बढ़ना था, हमें पीछे नहीं जाना था। तो यही आइडिया के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये सोचा कि हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं जाना, ठीक है। वो लोग ये समझते थे कि इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी लो लेवल पे है अभी, और हमें उसे और लो लेवल पे नहीं लेके जाना है, हमें आगे और अपग्रेड करना है। तो इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें जो थी जो वेस्ट में फॉलो की जाती थी उनसे इंस्पायर्ड हो गया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, ओके। पर यहाँ पे कुछ लोगों को बुरा लग गया था कि ओके, गांधी जी की फ़िलॉसफी को फॉलो नहीं किया है, स्पिरिट ऑफ इंडिया नहीं है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें बोली गई। तो देखो क्या बोला गया कि हनुमंथाया, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा एंड सितार, बट हियर वी हैव द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड। वाह। लोकनाथ मिश्रा जी ने क्या बोला कि मेंबर ऑफ, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, स्लैविश इमिटेशंस ऑफ द वेस्ट, मच मोर अ स्लैविश सरेंडर टू द वेस्ट।
Lakshmi Narayan Sahu, member of Constituent Assembly. The ideals on which this draft constitution is framed have no manifest relation to the fundamental spirit. अब देखो क्या क्या बोला गया है, तुम खुद ही देख सकते हो कि हमें वीणा और सितार चाहिए था, बट इन्होंने तो इंग्लिश बैंड ला के रख दिया है ना, ये चीज़ें बोली गई. स्लैविश सरेंडर टू द वेस्ट, ये सारी चीज़ें बोली गई जो कि सेंसलेस है. आगे चलते हैं. ये देखो आगे ना, एन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों बोला अनगांधीयन? क्योंकि ऑब्वियसली गांधी जी की फिलॉसफी फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी एंड गांधी जी के बीच कन्फ्लिक्ट भी हुआ था, है ना. बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द फिलॉसफी एंड आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी, शुड हैव बीन रेज्ड एंड बिल्ट अपॉन विलेज पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत. ठीक है. आगे के हनुमंथाया, दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट एनविसेज. सो ये देखो अपना अपना पर्सपेक्टिव है. के हनुमंथाया जी जो थे वो अग्री नहीं कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन से और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स से, तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि ये गांधी जी की फिलॉसफी को फॉलो नहीं करता, आइडिया को फॉलो नहीं करता, और ये बिल्कुल वैसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि बने. ठीक है. एलिफेंटाइन साइज. अब ये तो इस चीज़ से तो हम सभी अग्री करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी बल्कीएस्ट एंड लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वर्ल्ड में. टू बल्की एंड टू डिटेल. अब टू डिटेल की तो बात ये देखो समझी जाती है कि इतनी ज़्यादा हमारे पास हम ये बोल सकते हैं ना कि हम यूनियन है, हमारे पास काफ़ी अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं एंड काफ़ी वैरायटी है हमारे देश में, तो टू डिटेल तो बनता है एंड टू बल्कि भी बनता है. कंटेन सम अननेसेसरी एलिमेंट्स. उनके लिए अननेसेसरी होगी बट हमारे लिए तो है ना नेसेसरी है हमारे लिए. तो सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, द प्रोविजंस बोरोड वर नॉट ऑलवेज वेल सिलेक्टेड एंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली स्पीकिंग वॉज टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड. हो सकता है उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड और टू लॉन्ग हो, ऐसे है भी, पर वो नेसेसरी भी था हमारे लिए. ठीक है. अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं थे कि उन्होंने कुछ भी बना दिया जब उन्हें उनका टाइम भी ज़रूरी होगा, इम्पॉर्टेंट होगा. ज़रूरी तो नहीं ना कि मतलब वो टाइम पास थोड़ी कर रहे थे वहाँ बैठ के. कितना टाइम लगा, चलो बताओ कितना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म बनने में टोटल, कमेंट सेक्शन में बताओ. 2 years 11 months 18 days. अब बताओ इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा, कौन वेस्ट करेगा इतना टाइम. वो चाहते तो वो भी जा के अपना नाम बना सकते थे, प्रोटेस्ट कर सकते थे, आंदोलन कर सकते थे. नहीं किया ना उन्होंने, है ना. तो उन्होंने क्या किया, बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. अब लोग तो आएंगे कुछ ना कुछ तो कहेंगे. HV कामत ने क्या बोला, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे ये भी. द एम्बलम एंड द क्रेस्ट दैट वी हैव सिलेक्टेड फॉर आवर असेंबली इज एन एलिफेंट. 2 इज़ द बल्कीएस्ट. हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसकी जो सील है या फिर एम्बलम है वो क्या है, एलिफेंट है ना. तो इन्होंने बोला हमने एलिफेंट एकदम सही सिलेक्ट किया है क्योंकि वो हमारे बल्कीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को शो करता है. आई एम श्योर द हाउस डज नॉट अग्री दैट वी शुड मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एन एलिफेंटाइन वन. ठीक है, ये चीज़ भी इन्होंने कही. नाउ 6th पॉइंट, पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स. ये भी बोला गया, किसने बोला ये, सर आइवर जेनिंग्स ने. तो ये जो ये चीज़ है ना, ये याद रखना. मैं बार बार बोल रही हूँ कि कई बार जब वन वर्ड या फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो ऐसे सिर्फ इतना सा लिख दिया जाता है कि बताओ ये किसने बोला था, एंड फिर आपसे ऑप्शन दे के पूछ लिया जाता है कि नाम बताओ. तो आपको पता होना चाहिए कि आइवर जेनिंग्स ने बोला था. ठीक है. लॉयर्स पैराडाइज, उन्होंने बोला टू लीगलिस्टिक, टू वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. लीगल लैंग्वेज एंड फ्रेजोलॉजी. लीगल लैंग्वेज दी गई है, आसानी से कोई भी आम आदमी तो पढ़ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा. अडॉप्टेड मेक्स इट कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट. सर आइवर जेनिंग्स, लॉयर्स पैराडाइज, इन्होंने बोला है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट होता है, जो पढ़ाने वाला पार्ट है. अब चैप्टर 4 M लक्ष्मीकांत में आपको, ठीक है, बाकी तो मैंने जो थ्योरी थी वो कंप्लीट कर दी है. आपको जो टेबल्स बनी हुई है ना वो आपको पढ़नी है.
और एक टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो टेबल है सबसे एंड में आपको मिलेगी वो, ये आपको ज़रूर करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क। ये आपको करनी है, ये होमवर्क है, ये आपको पढ़नी है। और इसमें लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि हमने कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से बोरो की हैं, ठीक है। जैसे कि हमने DPSP कहाँ से लिया है, नॉट बोरो बट हम कहाँ से इंस्पायर्ड हुए हैं। तो हमने DPSP कहाँ से लिया है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, बहुत छोटी सी टेबल है, वो आपको ज़रूर करनी है। बाकी जो अदर टेबल्स है वो भी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। या देखो, आपको ना क्या रिविज़न तो करनी है क्योंकि वो ज़रूरी है, ठीक है। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम सोच के बैठे हो कि मैं बिना मेहनत करे कुछ भी अचीव कर लूँगा या कर लूँगी, तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आपका लक बहुत अच्छा हो तो आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े एज़ कम्पेयर टू जिसका लक उतना अच्छा नहीं है, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बट मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना मेहनत करे तो यार देखो, लोग कहते हैं कि कोई भी ऐसे स्कूल में बोलते थे ना कि क्वेश्चन ईजी है तो ये तो हलवा क्वेश्चन है। हलवा क्या यार, हलवा भी ईजी नहीं होता, मैं तो कहती हूँ। मैं आपसे मतलब हलवा बनाना भी ईजी नहीं है, मुझसे तो नहीं बनता, डिफ़िकल्ट है वो भी, उसके लिए भी दिमाग चाहिए, उसके लिए भी एफर्ट लगते हैं। तो ये तो सिंपल सी पढ़ाई है, रिवीजन कर लो 1 बार 2 बार 3 बार, सॉर्ट हो गया, दिमाग में छप गया आपके, ठीक है। बस इतना करना है एंड यू आर गुड टू गो टू द एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट। यही थी आज की क्लास, दैट वॉज इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब क्रिनोरा और ऐसी वीडियोज़ के लिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि देखो, ये आपको करना है कवर, ठीक है। जिसके पास एम लक्ष्मीकांत है वो तो वहाँ से कर ले, बट जिसके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में ना आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का क्रिनोरा, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी एम लक्ष्मीकांत की, ठीक है। तो वरी नहीं करना, इतना तो डिजिटली पढ़ ही सकते हो, ठीक है। तो ये मैं कर लूँगी आज या कल में, ठीक है। और आप सब वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगी। जिसके पास वैसे फिज़िकली बुक है वो तो बहुत बढ़िया बात है, जिसके पास नहीं है तो किसी भी तरीके से पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। सो या ओके।